हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा सारस्वत और आप सभी का आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने मैक्स वेबर की एक नई अवधारणा को पढ़ेंगे जो कि शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा है। इसको अच्छी भली भांति समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शक्ति की अवधारणा को मैक्स वेबर ने कहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब शक्ति की अवधारणा को जानने से पहले हमें एक कल्पना करनी होगी, हमें समझना होगा अपने समाज को। जैसे देखिए, हमारा जो समाज है उसमें एक प्रकार के व्यक्ति नहीं पाए जाते, उसमें दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं मुख्यतः। एक व्यक्ति वे होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरे व्यक्ति वे होते हैं जो प्रभावित करने वाले से प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल, एक नेता और अनुयायी। अनुयायी जो होते हैं नेता की बातों को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स कह सकते हैं आप उनको। एक होता है लीडर जो अपनी बात को मनवाता है। तो क्या कारण है उसमें कि एक फॉलोअर्स नेता की बात कैसे मान सकते हैं, लीडर की बात कैसे मान सकते हैं? तो इसका कारण मैक्स वेबर ने माना है कि शक्ति को। शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से, या सत्ता, शक्ति और सत्ता की अवधारणा दी है। शक्ति और सत्ता दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अवधारणाएं हैं, ऐसी बातें हैं जिसके माध्यम से, या शक्ति वे स्रोत हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति मानने लगते हैं। तो इसी अवधारणा को, इस आधार मानव व्यवहार को समझने के लिए मैक्स वेबर ने इन दोनों ही अवधारणाओं को विकसित किया। तो अब जानते हैं मैक्स वेबर ने कैसे डिफाइन किया है शक्ति को। तो शक्ति का तात्पर्य उस क्षमता से लगाया है मैक्स वेबर ने, यानी कि एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, एक ताकत होती है ऐसी जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समूह, अन्य व्यक्ति अथवा समूह की, यानी कि एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह या व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपनी बात को मनवा लेता है। देखा होगा आपने अपने समाज में कि कोई किसी व्यक्ति की बात को मान करके, उसकी धमकी को सुन करके अपने, या किसी डरावने कोई हरकत कोई व्यक्ति करता है, उससे डर करके उसकी बात को मान लेते हैं समाज में। तो यही तो शक्ति है, किसी को धमकी देना, बंदूक दिखाना, ये सारी जो क्षमताएं रखता है कोई व्यक्ति। ये आवश्यक नहीं है कि कोई अपने बल के आधार पर ही शक्ति ग्रहण करे। शक्ति ग्रहण करने के अन्य अनेक कारण हो सकते हैं। उसकी सामाजिक स्थिति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है। तो उस क्षमता के आधार पर व्यक्ति अपनी बात को दूसरों से मनवा लेता है, या व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं, इसके आधार तो कई हो सकते हैं। तो उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया है मैक्स वेबर ने। अब देखते हैं इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, हमारे समाज में कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो समाजीकरण में माता पिता के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं अपने घर में, परिवार में, कि हमारा जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण से मतलब है कि जब बच्चे को या व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण होता है, हमारे माता पिता जो हमारा समाजीकरण करते हैं उसमें कई प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कई बार डराना, धमकाना। तो ये उनकी शक्ति है। माता पिता इन शक्ति का प्रयोग करके बच्चे को सही ट्रैक पर, सही लाइन पर लाने का प्रयत्न करते हैं। तो हम देखते हैं समाजीकरण में भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। ऐसे ही समाज में भी अनुशासन को बनाए रखने में क्या सही है, क्या गलत है, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते समाज में, समाज के मूल्यों का आप हनन नहीं कर सकते। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। गांव के किसी बड़े बुजुर्ग को एक सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है, स्थिति प्राप्त होती है कि वो अपनी उस वैधानिकता, उस सत्ता का प्रयोग करके अपनी बात को अपने घर में, अपने गांव में मनवाने का प्रयत्न करता है। तो हम देखते हैं मनवा सकता है। तो हम देखते हैं कि शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे व्यक्तियों से अपनी बात को मनवाने के में सक्षम होता है। तो अब सीखते हैं, हमने शक्ति जान लिया कि शक्ति छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैक्स वेबर ने दिया है। अब हम देखते हैं सत्ता। सत्ता के बारे में सीखते हैं कि क्या होती है सत्ता। शक्ति का वैध एवं मान्य स्वरूप ही सत्ता है। इसका तात्पर्य है कि वैध, वैध से मतलब है कि हमारे समाज ने जिसको घोषित कर दिया है कि यस, ये वैधता रखता है, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है यह व्यक्ति, तो वही तो सत्तावान व्यक्ति हो गया। उदाहरण के रूप में आप किसी अधिकारी को ले लीजिए, पुलिसकर्मी को ले लीजिए, या किसी पंडित पुजारी को ले लीजिए जिसकी बात को सब लोग मान रहे हैं, फॉलोअर्स हैं उसके। तो ये वैधता का जो रूप है, शक्ति का वैध जो रूप होता है, वही तो सत्ता कहलाता है। जब किसी समूह या व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने का एक वैध अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसी को सत्ता कहते हैं। सत्ता के तत्व देखते हैं हम, किन किन चीज़ों से मिलकर एक सत्ता बनती है। तो एक होता है शासक, आदेश जो पारित करता है। जैसे कि आप राजा को देख सकते थे प्राचीन काल में, पहले जब राजा होते थे तो जो शासक होता था वो क्या करता था, अपनी सत्ता का प्रयोग करता था, आदेश देता था। ऐसे शासक जो उसकी बात को मानते थे।
आदेश का पालन करना अपना अधिकार समझता था। शासित, अपने कर्तव्य समझता था कि कर्तव्यों का पालन करूंगा मैं और मैं शासित व्यक्ति, मतलब सत्ता को फॉलो करने के लिए शासक होना आवश्यक है। शासित होने चाहिए उसके अंतर्गत, जैसे कि प्रजा होती थी शासित, और वो आदेश जो व्यक्ति दे और उनका वो व्यक्ति आज्ञा पालन करें। ये इनके तत्व आते हैं सत्ता के। सत्ता के प्रकार क्या हैं? वैधता प्राप्ति के स्रोत के आधार पर कि कैसे इनको सत्ता प्राप्त हुई, क्या स्रोत रहे, ये सत्ता के प्रकारों को बताते हैं कि किन किन स्रोतों के आधार पर सत्ता प्राप्त की जा सकती है और उस आधार पर सत्ता के प्रकार बताए गए हैं। तो पहला, ये 4 प्रकार की सत्ता बताई गई, 3 प्रकार की सत्ता बताई गई हैं। पहला है तर्कसंगत सत्ता। तर्कसंगत में क्या होता है? तार्किक क्रिया के आधार पर प्राप्त सत्ता। जैसे कि हमने पढ़ा कि व्यक्ति अपने कौशल एवं विवेक का प्रयोग करके अपनी जो लक्ष्य की प्राप्ति करता है वह तार्किक क्रिया कहलाती है। तार्किक क्रिया के आधार पर प्राप्त जो सत्ता होती है, जैसे परीक्षा पास करके अधिकारी बनना, कि आपको पता है कि आपको यूपीएससी या पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम पास करना, उसके बाद ही आप एक अधिकारी बन पाएंगे। तो आप उस लक्ष्य को तार्किक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ने के द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं, तार्किक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उसे हम तर्कसंगत सत्ता कहते हैं। इसमें क्या होता है? कानून एवं नियमों पर आधारित होती है यह। इसमें फिक्स नियम होते हैं, क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फिल करना होता है। इसमें कोई भी अतार्किक चीज़ नहीं होती। तार्किकता, आपको जितनी आपकी एज ग्रुप उसमें मान्य होगी उतने पर ही आपको वो एग्ज़ाम देना होगा, जितनी जो पैटर्न होगा उसको फॉलो करना होगा, जितने मार्क्स होंगे उसको उससे ज़्यादा आपको लाने होंगे, जितना भी कट ऑफ होगी। तो ये कानून एवं नियम जो बनाए जाते हैं ना, उस पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है? एक हम एग्जाम्पल नौकरशाही का ले सकते हैं। तर्कसंगत सत्ता में जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं, वे क्या होते हैं? अपनी व्यवस्था के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। वे समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जो उनसे आशा की जाती है कि समाज में संतुलन को बनाए रखें, समाज में किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो उसका निराकरण करें। तो ऐसी चीज़ों को जो उनसे आशा की जा रही है जिस कार्य को करने के लिए, उसके प्रति उनमें समर्पण का भाव देखा जाता है, तो वे समर्पित होते अपने कार्य के लिए। नौकरशाही व्यवस्था एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो। तार्किक क्रिया से प्रेरित होती है ये तर्कसंगत सत्ता। तो हमारी समझ में आ जाती है कहीं ना कहीं तार्किक क्रिया जो हमने पढ़ी है उसी पर आधारित होती है तर्कसंगत सत्ता। अब हम देखते हैं कि क्या होती है परंपरागत सत्ता। हमने परंपरागत क्रिया भी देखी, आप उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। ये भी क्या होता है कि परंपरा के रूप में प्राप्त सत्ता होती है। कोई व्यक्ति से जानबूझकर लक्ष्य की प्राप्त करके नहीं प्राप्त करता, बल्कि यह तो उसको पारंपरिक रूप से प्राप्त हो जाती है। जैसे संयुक्त परिवार में एक वृद्ध हैं और चूंकि वो वृद्ध हैं इसीलिए उनको मुखिया बना दिया जाता है अपने परिवार का, और उनको कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ज्येष्ठ पुत्र, पिता के बाद में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जैसी बात हम देखते हैं हमारी परंपरागत सत्ता, ऐसे ही सत्ता को हम परंपरागत सत्ता कहते हैं। एक ब्राह्मण है, उसको भी ऑटोमेटिकली अपना जो जाति के आधार पर ब्राह्मण जाति प्राप्त हो गई, तो ये परंपरा के आधार पर प्राप्त हुई है, कहीं ना कहीं परंपरागत क्रिया से प्रेरित होती हैं। ऐसे ही आगे पढ़ते हैं हम करिश्माई सत्ता। तीसरी प्रकार है करिश्माई सत्ता। यह क्या है कि चमत्कारिक रूप से व्यक्ति के किसी गुण के कारण प्राप्त होती है। यह इंटरेस्टिंग है, देखिए चमत्कारिक रूप से प्राप्त होती है, किसी न तो इसी परंपरा के कारण प्राप्त होती है, ना ही किसी प्रयास से प्राप्त होती है, बल्कि ये चमत्कारिक रूप से प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी में कोई विलक्षण क्षमताएं, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, नृत्य करता है, भाषा बहुत अच्छी है किसी की, किसी को संगीत में बहुत अच्छा पकड़ है संगीत में। तो हम देखते हैं आजकल कितने ज़्यादा नए नए गायक सिंगर्स आप देख सकते हो, वो एकदम से छा गए, आए और कुछ दिन में ही छा गए। विराट कोहली हैं, उनको उनमें एक खास बात है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। सिंगर्स हैं, अरिजीत सिंह सिंगर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, आप देखिए अमिताभ बच्चन हैं, और बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुजारी भी, तांत्रिक और गायक, बहुत सारे लोग हैं जो अचानक से आए और छा गए। तो वो करिश्माई सत्ता है, ये कहीं ना कहीं हमारी भावनात्मक क्रियाओं से प्रेरित होती है, यह माना जाता है। तो यहाँ हमारी समझ में आ जाता है कि 3 प्रकार की सत्ता होती है, तर्कसंगत, परंपरागत और करिश्माई सत्ता। तो ये सत्ता के प्रकार हैं। अब इसको हम आलोचना जरूर देखेंगे कि क्या आलोचना करी गई है। हेबरमास का मानना क्या रहा है कि वेबर ने वैधता और वैधानिकता में कोई अंतर ही नहीं किया है। वैधता बताया है मैक्स वेबर ने कि वैधता में क्या होता है। देखिए वैधानिकता को समझना जरूरी। वैधानिकता क्या होती है? वैधानिकता हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, हमारे जो कानून के अनुसार सही है, वही वैधानिकता होती है। लेकिन वैधता क्या होती है? वैधता में समग्र प्रकार की उन्होंने इथिकल, जैसे कि किसी व्यक्ति को सत्ता इथिकल रूप से प्राप्त हो रही है, पुजारी हैं, पंडित हैं, है ना, इसको बहुत सारे तरीके से जो वैध करार दे दिया गया है, चाहे वे कानून से
वैध माना जाए या न माना जाए। तो इस आधार पर हेबरमास ने कहा है कि क्यों इसको अलग अलग डिफाइन नहीं किया है, इन्होंने स्पष्ट करा ही नहीं है कि क्या वैधानिकता है क्या वैधता है। ठीक है, इस बात की आलोचना हेबरमास करते हैं। 4 प्रकार की क्रियाओं के लिए 4 प्रकार की सत्ता होनी चाहिए। देखिए हमने परंपरागत पढ़ ली, तर्कसंगत क्रिया पढ़ ली, चमत्कारिक सत्ता जो पढ़ते हैं वो भावनात्मक क्रिया से प्रेरित होती है। और जो चौथी प्रकार का जो हमारी क्रिया है मूल्यात्मक क्रिया, उससे भी तो प्रेरित कोई सत्ता होनी चाहिए, ऐसे इस तरह से आलोचना करेगी। ये 4 प्रकार की सत्ता होनी चाहिए लेकिन ये 3 ही प्रकार की सत्ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे वर्ड शक्ति की वैध स्वरूप के आदर्श प्रारूप, देखिए इन्होंने आदर्श प्रारूप, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, सत्ता को, शक्ति को एक आदर्श प्रारूप माना, इसकी विशिष्ट विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, तो हालांकि इतिहास में आदर्श प्रारूप अपने शुद्ध रूप में विद्यमान नहीं होते, जैसे हम आदर्श प्रारूप पढ़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये इतिहास में कैसे मौजूद नहीं होते। तो आज हमारे समझ में आ जाता है कि सत्ता क्या है, सत्ता की विशेषताएं क्या हैं, सत्ता के प्रकार क्या हैं, और इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और शक्ति का सिद्धांत भी हमने देखा कि किस वस्तु को हम शक्ति कहते हैं। तो आज के लेसन में